नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट फिफ्थ का है। अब हम यहाँ देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में या मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के बारे में। तो एंटीबॉडीज वो होती हैं, वो क्लोनिंग के द्वारा बनती हैं और वो भी यूनिक वाइट ब्लड सेल्स से। जैसे कि हमने देखा कि एंटीबॉडी जनरल वे में एक तरह के ये प्रोटीन होते हैं जो कि एनिमल द्वारा एंटीजन मॉलिक्यूल की रेस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि हमने पिछली क्लास में देखे थे इम्यूनोग्लोबुलिन और उसके टाइप्स के बारे में। और जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन से ही आबद्ध होता है और उसकी रेस्पॉन्स में ही उसका जो रिएक्शंस होती है और उसका प्रोडक्शन भी होता है। इसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी कहते हैं। और ये एक तरह से एक स्पेसिफिक होता है। और कभी कभी ये क्या करती है कि ये एक एंटीजन की अनुक्रिया में प्रोड्यूस जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किसी दूसरे एंटीजन से भी रिएक्शन करने लग जाता है। इसे क्रॉस रिएक्शन कहते हैं। और क्रॉस रिएक्शन के अलावा भी इसमें एपिटॉप रिएक्शंस भी पाई जाती हैं। एपिटॉप में क्या होता है कि इसमें जो एंटीजन मॉलिक्यूल का जो पार्ट जो कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जो रिएक्शंस में भाग लेता है उसे एपिटॉप कहते हैं। तो जैसे देखा कि जब एंटीजन मॉलिक्यूल से एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक तरह से ये इससे आबद्ध होता है, लेकिन एंटीजन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है। और इसकी वजह से जो वैक्सीनेशन के बाद में भी कई इंडिविजुअल्स वो डिजीज़ से इम्यून हो जाते हैं। इसलिए जो एंटीजन की रिएक्शंस में एनिमल में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है उसको रोजसम रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। और उन एंटीजन्स की जो कैपेसिटी होती है उसको इम्यूनोग्लोनोजेनिसिटी भी कहते हैं। तो सिंपल वे में हमने देखा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो किसी एनिमल की बॉडी में जो एंटीबॉडीज पाई जाती है उन सेल्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक एंटीजन से वो स्टिमुलेट होकर और एक तरह से स्पेसिफिक एंटीबॉडी का ही फॉर्मेशन करती है और इसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। देखा कि एंटीबॉडी जो सेल्स होती हैं वो एंटीजन से स्टिमुलेट होकर वो एक्टिव हो जाती है और उनमें बहुत जल्दी से डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे सेल्स क्या करती है, एक ग्रुप बना लेती है। इन ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और इनके द्वारा कई स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी होता है। इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। और वो सेल्स जिनमें अगर डिवीज़न होने की कैपेसिटी पाई जाती है उन्हें हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में के बारे में देखा था, उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस प्रकार का इसका फॉर्म होता है। तो जैसे कि डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं और उनके जो एंटीजन हैं, ये एंटीजन एक्टिवेशन अटैक करता है कॉन्स में और इससे इनका जो लिम्फोसाइट है वो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक्टिव लिम्फोसाइट के रूप में। और हमने देखा था कि ये जो सेल्स हैं इनमें डिवीज़न की कैपेसिटी पाई जाती है और इनका एक तरह से एक ये सेल डिवाइड होकर लगातार
और ग्रुप बन जाता है इनका, सेल्स का ग्रुप बना लेती है और इन ग्रुप्स को ही ये डिवाइड होकर या क्लोन्स कहा और बाद में इनके द्वारा ही, क्लोन्स के द्वारा ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। उससे ही यहाँ पे डायग्राम में लोअर साइड में जो दिखाई दे रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसका फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अनुप्रयोग के बारे में कि इनके उपयोग क्या क्या हैं। जैसे कि जो प्रत्येक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो सभी एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल एक स्पेसिसिटी वाले होते हैं और इनसे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं हमें वो स्पष्ट होते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, उनको उपयोग को हमने यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक या निदानीय, सेकंड है थेरेपेटिक या चिकित्सीय और लास्ट है प्यूरिफिकेशन या शोधन। और इनके अलावा भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूजेज जैसे कि वैक्सीन बनाने में है और इम्यून सेल्स को ये आइडेंटिफाई करने में भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो काइमेरिक एंटीबॉडी होती है उनके फॉर्मेशन में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है और जो एंटीबॉडी होती है उसका संबंधन में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्नोस्टिक या निदानी में कैसे यूज होता है इसका। फर्स्ट डायग्नोस्टिक के अंतर्गत जैसे कि जो डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें सैंपल्स में एंटीजन की प्रेजेंस की याद की जाता है। इसके लिए क्या किया, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके ऐसे की मेथड से, तो इस मेथड का जैसे कि नाम सुना होगा एलाइसा का उपयोग किया जाता है इसमें। तो ये ऐसे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परिशुद्ध होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जैसे पैथोजन की जो प्रेजेंस है उसको ज्ञात करने के लिए इसमें कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ये पैथोजन में मिलने वाले किसी एंटीजन को उसको अलग कर लिया जाता है और उसके लिए स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के यूज़ से ही किसी टिश्यू या उसके सैंपल में से उससे संबंधित जो पैथोजन होते हैं उसकी प्रेजेंस को इससे ज्ञात किया जाता है। तो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के यूज़ से किसी भी टिश्यू या सैंपल में से उससे जो रिलेटेड पैथोजन होता है उसकी प्रेजेंस को भी ज्ञात की जाती है। और जैसे टिश्यू या सैंपल को एंटीबॉडी से ट्रीटेड करते हैं और फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो तभी बनेगा सैंपल जब वो सैंपल में उससे रिलेटेड पैथोजन प्रेजेंस हो। तो एलिसा जो मेथड है उसमें द्वारा कई वायरस और प्लांट सैंपल्स में भी इसकी प्रेजेंस है, इसको ज्ञात करने के लिए एलिसा मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके यूज से किसी भी जो स्पीसीज के वांछित जो क्रोमोसोम्स की स्पष्ट आइडेंटिफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जैसे कि ब्लड ग्रुप्स का अगर कई तरह का अगर किसी शक है तो उसका डिटर्मिनेशन के लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज किया जाता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक लेवल पर ट्यूमर्स में जो एंटीजन मिलते हैं उनको कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन भी कहते हैं।
तो इनके जो ट्यूमर्स के लिए ये मार्कर एंटीजन होते हैं और ऐसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन एंटीबॉडीज़ की यूज़ से ट्यूमर सेल्स का टाइप, मेलिजेंट और इसका मेटास्टेसिस, इनकी सी सब स्टेज के बारे में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज द्वारा इसका ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद में आती है सेकंड, थेरेप्यूटिक। तो इसका जो चिकित्सीय उपयोग है वो क्या है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनका डिजीज़ के ट्रीटमेंट और डिजीज़ से एक तरह से बचाव के लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स के जो खिलाफ अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से एक टॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड जोड़ सकते हैं और इससे जो इनका संयोगी मॉलिक्यूल बनता है वो इम्यूनोटॉक्सिन कहते हैं उसको। तो जो एंटीबॉडीज और टॉक्सिन्स मॉलिक्यूल में अगर प्रेजेंस हो तो उसको एंटीबॉडी केवल सेल्स में ही उससे रिलेटेड होगा और उसकी सरफेस पर मिलने वाले जो एंटीजन है वो भी स्पेसिफिक है और वो जो नॉन टॉक्सिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इन सेल्स को एक तरह से ख़त्म कर देता है। तो इन एंटीजन इम्यूनोटॉक्सिन का जो उपयोग है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा भी थेरेप्यूटिक में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज इसके अलावा किया जाता है इस टिश्यू और बोन मैरो के ग्राफ्टों के जो रिजेक्शन में टी सेल्स की काफ़ी यूज किया जाता है। और दूसरे जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का अगर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उस पैथोजन से उसको रेजिस्टेंस पैदा होती है। इससे क्या है कि उसमें पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं इसको, लेकिन ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये बहुत कम समय की होती है। और इसके अलावा इसके यूज़ से जो एंटीजेंस होता है उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो इससे पैथोजन के जो शोधित एंटीजेंस का अगर इसे वैक्सीन के रूप में भी इसको उपयोग करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन या शोधन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि जो एंटीबॉडीज होती है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका उपयोग करके कई स्पेसिफिक एंटीजेंस का शोधन किया जाता है और इसको ही प्रतिरक्षा शोधन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी एंटीजन का अगर शोधन करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को एक तरह से उसका बेस मान के और उसका डेक्स्ट्रेन या एग्रोस या बीट्स इन सभी पर इम्बोलाइज करते हैं और इनके जो कॉलम्स होते हैं उनको पैक कर देते हैं। तो इन कॉलम में जो शोधित किए जाने वाले सॉल्वेंट होते हैं उनको ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो वांछित एंटीजेंस होते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण इन कॉलम्स में ही रुक जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉलम के बाहर चले जाते हैं और बाद में वो बॉसिंग मेथड से और एंटीजन है वो मॉलिक्यूल्स को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस मेथड को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी
कहा जाता है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, उनके यूज़ से स्पेसिफिक जो mRNA मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले mRNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीसोम्स के रूप में होते हैं, तो उनको वो टिश्यूज से अलग करते हैं उनको। अब वो उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को मिक्स कर देते हैं, जिसके लिए कि स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन को कोड करने वाले mRNA का विलगन करते हैं। और इससे केवल वे पॉलीसोम्स ही जो कि इससे संबंधित पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते थे वो ही प्रिसिपेट करते हैं। और दूसरे जो अपसादित पॉलीसोम्स होते हैं वो अलग करके उनको और उनसे जो वांछित mRNA है उसको भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा थेरेप्यूटिक के अंतर्गत मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, उनका यूज करके सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनकी सरफेस पर कोई स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट हो। और एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को भी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से उससे ऐड जोड़ते हैं इसको। तो इस तरह से जो कंजुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल्स को ट्रीटेड करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स केवल उन्हीं सेल्स से आबद्ध होंगे जिनकी सतह पर क्या होगा, सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होगा। इसलिए ये सेल्स उन स्थितियों में जो प्रतिदीप्तिशील होती हैं और जो दूसरी सेल्स होती हैं उनसे अलग से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इसके अलावा भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूजेज और कहाँ किया जाता है, जैसे कि वैक्सीन बनाने में। ये कि प्रेजेंट में जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनकी द्वारा ही, उनकी सहायता से वैक्सीन का, कई वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा चुका है। इसके अलावा सेल्स को आइडेंटिफाई करने या पहचानने में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज किया जाता है। जैसे कि बॉडी में कई एंटीबॉडी सेल्स होती है, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स और मास्ट सेल्स, ये सभी सेल्स पाई जाती है। लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है। तो प्रेजेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सहायता से इन्हें आसानी से इन सभी सेल्स को बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स और मास्ट सेल, इन सबको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनका यूज एक विशेष उसमें भी किया जाता है, उसे काइमेरिक एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। जब दो अलग अलग एनिमल्स की एंटीबॉडी को अगर उनको साथ संयोजित करते हैं और एक नई एंटीबॉडी बनाई जाती है तो उसे ही काइमेरिक एंटीबॉडी कहते हैं। तो प्रेजेंट में ह्यूमन और रेट्स की जो एंटीबॉडी को मिक्स करके काइमेरिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। ये एक तरह से इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, काइमेरिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी किया गया। इसके अलावा थेरेप्यूटी के अंतर्गत एंटीबॉडी के जो सदमन है, इनहिबिशन है, उसमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज किया जाता है। जैसे कि इसके उसमें देखेंगे हम, जब किसी एनिमल के संदर्भ में अगर ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडी इस काम करने के लिए वो इसका विरोध करती है एक तरह से। तो इसके जो
विरोध करने को या इनहिबिट करने वाला जो प्रेशर होता है उसको भी इसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करते हैं। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंप्लीट हो चुका है।